संपादक अविनाश इंगावले, आंदोलन युट्यूब लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण एका विशेष व्यक्तीची मुलाखत या प्रकरणाद्वारे घेणार आहोत। आपल्या सोबत मुंबईचे ज्येष्ठ पत्रकार दीक्षित सर आहेत आणि दीक्षित सरांची ओळख ही अवघ्या महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात आहे। तर सरांना मी सुरुवातीला सांगू इच्छितो की सरांचा जे इंटरव्ह्यू आज जे होणार आहे, सरांचं मराठी थोडं लँग्वेज वीक असल्यामुळं सर हिंदीमध्ये आपल्याशी संवाद साधणार। तर सरांना मी 2 मिनिटात सरांचा अल्पवयात परिचय, सर आपला परिचय सांगा। धन्यवाद अविनाश भाऊ। माझं नाव जितेंद्र दीक्षित आहे आणि मी मुंबईत गेल्या 25 वर्षापासून मी पत्रकारिता करतोय। आधी मी प्रिंट मीडियामध्ये होतो, मी सामनामध्ये होतो। नंतर गेल्या 20 वर्षापासून 20-21 वर्षापासून मी टेलिव्हिजनला काम करतोय। सध्या मी एनडीटीव्ही मध्ये कन्सल्टिंग एडिटर आहे। आणि सर्वात आधी मी आपले जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्याशी मी दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण की मराठी माझी भाषा मला खूप माझी प्रिय भाषा आहे मराठी। पण असं आहे की माझी मातृभाषा जी आहे ती हिंदी आहे आणि जर मी तुमच्याशी मराठीत संवाद साधला तर होईल असा की मला आधी जे काही मला बोलायचं आहे तो मला मेंटली आधी हिंदी ट्रान्सलेट करायला असेल आणि नंतर मी तुमच्याशी बोलू शकतो। तर इतकी फ्लुएन्सी राहणार नाही, त्यामुळे मी आपल्याशी हा संवाद हिंदीत करतोय। तर सर सुरुवातीपासून आपण जे 25 वर्षाची पत्रकारिता क्षेत्रात आलात, तर त्यामध्ये तुम्ही जे तुमच्या करिअरमध्ये क्राईम हा विषय तुमचा आवडता विषय आहे आणि क्राईम मध्ये सर्वात आधी जर बघितलं 90च्या दशकामध्ये तुम्ही पत्रकारिता केलेली आहे आणि 90च्या दशकात जर पत्रकारिता करत असतात तर त्यावेळेस मुंबईच्या अंडरवर्ल्डचा विषय घेतल्याशिवाय पत्रकारिता किंवा मुंबई किंवा आपला देश काय ह्या सगळ्या घडामोडीमध्ये मुंबई अंडरवर्ल्ड नेमकं 90च्या दशकात कसं मुंबईमध्ये आलं व अंडरवर्ल्डला सुरुवात कशी झाली? अविनाश भाई धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि मैं मुंबई के जिस इलाके में पला बढ़ा हूँ उस इलाके को मुंबई 3 के नाम से जानते हैं। मुंबई 3 इसलिए कहते हैं कि वहाँ का जो पिन कोड है 400003। अब ये वो इलाका है जिसने की बहुत हिंसा दिखी है। हिंसा गैंगवॉर की शक्ल में, हिंसा सांप्रदायिक दंगे जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1992-93 में सबसे ज्यादा इसी इलाके में हुए थे। फिर जो 12 मार्च 1993 को जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए, उनमें एक बम धमाका इस इलाके में भी हुआ। तो काफी कम उम्र से मैंने हिंसा देखी है। और ये जो दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के जो गैंगवॉर के किस्से अक्सर हमारे घर में चर्चा का विषय होते थे कि आज दाऊद ने इसको मार दिया तो आज पठान गैंग ने उसके इस आदमी को मार दिया और ये इधर चला गया वो उधर चला गया। ये सब हम बचपन से ही मैं सुनते आया था, तो क्यूरियोसिटी थी इनके बारे में और जानने की। तो इसी तरह से पला बढ़ा था। फिर आगे जाकर जब पत्रकारिता शुरू की तो जिस वक्त मैंने पत्रकारिता शुरू की वो 90 का दशक था और उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है पूरे पीक पर था। आए दिन गोलियां चलती थी, किसी ना किसी की हत्या हर रोज होती थी और गैंग्स में आपस में भी गैंग वॉर होते थे। अरुण गवली गैंग के बीच में और दाऊद के गैंग के बीच में गैंग वॉर हुआ करते थे। बाद में 93 ब्लास्ट के बाद छोटा राजन अलग हो गया तो छोटा राजन और दाऊद के बीच में गैंग वॉर होने लगे। ये लोग आपस में तो एक दूसरे के सदस्यों को मारते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ जबरन उगाही के इरादे से फिल्मकारों को धमकाते थे, उनकी हत्याएं भी करते थे, बिल्डरों की हत्या करते थे, बार मालिकों की हत्या करते थे, मिल मालिकों की हत्या करते थे। और इसके अलावा क्रिकेट की बैटिंग में इनका जो है पैसा लगता था, फिल्में बनाने में इनका पैसा लगता था। तो कई सारे रूप थे इस अंडरवर्ल्ड के। तो मेरा झुकाव इनकी तरफ हुआ, इनका कवरेज मैंने करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई तो मेरा नेटवर्क भी बनता गया। कई गैंगस्टरों के साथ में मैंने बात की, पुलिस अधिकारी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उन दिनों में हुआ करते थे, उनके साथ में मेरी दोस्ती हुई, उनके बीच में नेटवर्क बना और फिर इस तरह से क्राइम रिपोर्टिंग शुरू हुई। अब आपने पूछा कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई। देखिए मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत जो है मैं बोलूंगा कि बीते 50 सालों को अगर लें तो उसके 3 दौर आए। पहला दौर क्या था कि गली मोहल्ले के दादा हुआ करते थे, कोई किसी इलाके का भाई है, कोई किसी इलाके का दादा है, एक वो दौर था। उस दौर के साथ साथ एक और दौर शुरू हुआ स्मगलर्स का, जिसमें करीम लाला, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, ये तमाम लोग थे। और एक तरफ वरदा राजन मुदलियार भी था जो कई तरह के बिजनेसेस में था, जो दारू की भट्टी भी चलाता था,
और मटके के अड्डे भी चलाता था, और ये जो स्मगलिंग का कारोबार चलता था उसमें भी उसके लोग जाते थे, वो कई तरह के धंधों में था। तो ये 3 से 4 लोग होते थे। इन्होंने मुंबई में अपने अपने इलाके और अपना अपना काम बांट रखा था, और इनके बीच में आपस में कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई खून खराबा इनके बीच में नहीं होता था। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में खून खराबे की शुरुआत हुई दाऊद की एंट्री के साथ में। जब दाऊद भी अंडरवर्ल्ड में कूदा और फिर आगे चल के उसका ऐसा एम्बिशन हो गया, उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा हो गई कि मुंबई में सिर्फ उसका ही सिक्का चलना चाहिए, उसी का राज होना चाहिए। और उसके और पठान गैंग के बीच में पहले खूनी गैंग वॉर हुआ। दाऊद गैंग ने पूरी पठान गैंग को खत्म कर दिया, सारे लोगों को मार दिया। इसमें दाऊद के अपने बड़े भाई साबिर की भी हत्या हो गई। तो दाऊद गैंग ने एक तरफ पठान को खत्म किया, तो उसके नए दुश्मन भी पैदा हुए। अरुण गवली उसका दुश्मन बन गया। दाऊद ने अरुण गवली के भाई पापा गवली की हत्या करवा दी। बदले में अरुण गवली ने दाऊद का जो बहनोई था, हसीना पारकर का पति इब्राहिम पारकर, उसकी हत्या करवा दी। तो इस तरह से ये पूरा गैंगवार उसमें चलता था उस दौर में। और ये आपस में इसलिए भी लड़ते थे क्योंकि वसूली करनी होती थी। तो अपना अपना इलाके में अगर कोई किसी के इलाके में जाकर जो है एक्सटॉर्शन का कॉल कर रहा है या वहां पर से कुछ वसूली कर रहा है, तो फिर दूसरा वाला जो है उससे नाराज हो जाता था। ये सारा होता था। बाकी हुआ ये कि 93 के बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड रिलीजियस लाइंस पर भी डिवाइड हो गया। 94 में छोटा राजन अलग हो गया दाऊद गैंग से, और ये उसने कारण दिया कि दाऊद ने देशद्रोह का काम किया, उसने मुंबई में बम कांड करवाए थे, वो एक आतंकवादी बन गया था, इसके लिए मैंने। हालांकि इसके पीछे असली कारण कुछ अलग भी है। दाऊद इब्राहिम वर तुम्हाला सांगता येईल का की पहिला गुन्हा त्याच्यावर कुठल्या पोलीस स्टेशनला रजिस्टर झाला? हाँ, पहला गुना उसने पायधुनी पुलिस थाने में किया था। और उसने एक रॉबरी की थी। एक हवाला कारोबारी जो है मारवाड़ी था, वो एम्बेसडर कार से वो लोग आए थे, दाऊद और उसके साथ के लोग। हम लोग जहां पर बैठे हैं इस वक्त, यहाँ से वो जगह इसी सड़क पर हम यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे, 2.5-3 किलोमीटर, वहां पर दाऊद ने उस रॉबरी को अंजाम दिया था। उसमें ताभा गौड़, टीबी गौड़ नाम के एक एसीपी जो रिटायर हो गया, वो निधन हो चुका है उनका, उन्होंने उस मामले की जांच की थी और दाऊद को पहली बार गिरफ्तार किया था। तो वो दाऊद का पहला गुना था वो। तो छोटा राजन ही दाऊद के गिरोह में काम करता था, बराबर है? तो ये दोनों का अलग होने का मकसद क्या था? देखिए, दोनों के अलग होने का मकसद जो है बाहरी तौर पर दिखाने के लिए था कि दाऊद जो है वो आतंकवादी बन गया था, उसने देश के खिलाफ काम किया था, उसने मुंबई में बम धमाके करवाए थे, इसके लिए छोटा राजन अलग हो गया। और लेकिन असली कारण और भी बहुत सारे थे। दाऊद और छोटा राजन में कई कारणों से मनमुटाव हो रहा था। उसमें से ऐसा था कि चूंकि दाऊद का बड़ा खास हुआ करता था छोटा राजन, तो जो दाऊद गिरोह के जो बाकी के कुछ सदस्य थे उनको छोटा राजन से बड़ी जलन होती थी, और दाऊद इतना उनको तरजीह देता था। फिर हुआ ये कि जब दाऊद के बहनोई को, इब्राहिम पारकर को अरुण गवली ने मरवा दिया, तो जिन लोगों ने मारा था, शैलेश हल्दनकर और विपिन शेरे नाम के गवली गैंग के 2 शूटर थे, उनको पब्लिक ने बहुत मारा था। वो किसी और वारदात को अंजाम देके भाग रहे थे, तो उनको जेजे अस्पताल में एडमिट किया गया था। जेजे अस्पताल में जब एडमिट किया है, बात दाऊद को मालूम पड़ी, तो दाऊद को लगा कि यह बदला लेने का अच्छा मौका है, उन दोनों को खत्म करने का प्लान बनाया। अब ये काम उसने पहले छोटा राजन को बोला, तो छोटा राजन ने पहले थोड़ा आनाकानी की, ऐसा लोग बताते हैं कि छोटा राजन ने बोला अरे बहुत सिक्योरिटी है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर बाद में ये काम छोटा शकील को बुला गया, और फिर यूपी के शूटरों को बुला के, सुभाष सिंह ठाकुर और बच्ची पांडे और बाकी के जो शूटर थे, ब्रजेश सिंह वगैरह, उनको मिलाकर उस शूटआउट को अंजाम दिया गया था। और भी कारण थे, जैसे कि कई बार ये होता था कि दाऊद इब्राहिम अगर किसी को, छोटा राजन अगर किसी को वसूली के लिए फोन करता था, और वो शख्स किसी ना किसी तरह से दाऊद का कनेक्शन निकाल के दाऊद तक पहुंच जाता था और बोलता था कि हमको थोड़ा रियायत दे दो या छोड़ दो, मत वसूली करो, छोटा राजन को समझाओ जरा, तो दाऊद छोटा राजन को बोलता था कि ठीक है, इससे वसूली मत कर। दूसरी तरफ क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि दाऊद किसी से अगर फोन करता था, छोटा शकील किसी को धमकी के लिए फोन करता था, और वो आदमी अगर छोटा राजन के पास आ जाए और छोटा राजन बोले कि साहब इसको भाई जाने दो, ये अपना आदमी है, अपने को बोल रहा है, तो दाऊद उसको माफ नहीं करता था, दाऊद रियायत नहीं देता। तो यहाँ पर भी मनमुटाव हो गया था। तो पैसे को लेकर भी इनके बीच में काफी खींचतान चल रही थी। दाऊद के कान भर रहे थे जो छोटा शकील और बाकी के लोग थे। एक शरद शेट्टी करके था, वो दाऊद के कान भर रहा था छोटा राजन के खिलाफ। तो दाऊद को कहीं ना कहीं ऐसे इनसिक्योर भी फील करवा रहा था कि कल को छोटा राजन ही गैंग को टेक ओवर कर लेगा, या आपकी भी सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है।
ये तमाम कारण थे। और फिर ऐसा सर वो जो फिरौती जो मांगते थे, ये किसको कॉल करके मांगना था, वो किसको कॉल, आज भी वो हवाला बोल के उसको एक नाम दिया गया है, नहीं कि पैसे इधर नहीं से नहीं, उधर। हवाला और फिरौती दो अलग 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 चीजें हैं। तो फिरौती जो ये लोग मांगते थे, हाँ। जैसा कि, तो इनकी जो फिरौती थी, तो ये कौन लेके जाता था और कौन लेके आता था, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, ये पूरा जो है ना नेटवर्क होता था। समझ हाँ। लीजिए कि अगर किसी आदमी को इन्होंने फोन किया और इनको पैसा चाहिए कि इतना तेरे को 10 करोड़ देना है, तो वो 10 करोड़ जो है कोई इनके फिक्स लोग होते थे कि वहां पे जाके इस आदमी को दे देना है, या वहां पर आदमी आएगा। ऐसा कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे कि वो? कोड वर्ड वगैरह नहीं होता था। कोड वर्ड तो जो वो स्मगलिंग ऑपरेशंस में कोड वर्ड होता था। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने बोला कि इतना पैसा देना है, तो उसको आदमी को सूटकेस में या ब्रीफकेस में ले जाके उतना पैसा या तो वो पहुंचा के आता था या उसके आदमी लेने को आते थे। उस तरह से होता था, ये सर- तरीके होता था। और हवाला जो आप बोल रहे हो ना, वो हवाला क्या होता है कि हवाला एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो है ना इलीगल चैनल था, इलीगल माध्यम था, उसको बोलते हैं हवाला। और सर, आपको हम लोग जब टीवी पे देख रहे थे तो आपको एक कॉल आया था, उस समय मुझे पता नहीं कि वो बात की है, कि आपको फोन रिसीव करने के बाद आप बता रहे थे कि हालो, उधर से बात कर रहा था कि मैं छोटा राजन बात कर रहा हूँ, कि आप जितेंद्र दीक्षित बात कर रहे हैं, मुझे आपको इंटरव्यू देना था, वो मामला क्या था? नहीं नहीं, 2010 की बात है वो। छोटा राजन का मैंने इंटरव्यू किया था, और जिसमें कुछ ऐसी खबरें आ रही थी छोटा राजन के बारे में अखबारों में कि छोटा राजन बहुत कमजोर हो गया है, उसका गैंग खत्म हो गया है और अब वो वीक है, कुछ नहीं। तो बेसिकली छोटा राजन ये जताना चाहता था कि भाई अभी भी वो एक्टिव है अंडरवर्ल्ड में। और देखिए, कोई भी गैंगस्टर जो है तभी लोग उसको पैसा देंगे जब उसका खौफ रहेगा, उससे लोग डरेंगे, और जब लोगों को लगेगा कि ये अभी भी पावरफुल है। तो मुझे लगता है इस मकसद से छोटा राजन ने फोन किया था, और ये बताने के लिए कि देखिए मैं अभी भी सक्रिय हूँ, अभी भी मेरा गिरोह काम कर रहा है। छोटा राजन ने मुझे कई सारे एग्जांपल्स दिए, अगर मैं कमजोर हो गया होता तो मैंने इसका मर्डर कैसे करवाया होता, मैंने उसका मर्डर कैसे कर। उसने 3-4 मर्डर्स की जिम्मेदारी ले ली उस इंटरव्यू में। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि उसने मर्डर की जिम्मेदारी ली, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो फिर मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई मुझे छोटा राजन नामक व्यक्ति का फोन आया था, उसने इतनी हत्या की जिम्मेदारी ली है, आपको देख लो जो करना है। तो फिर पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट लिया, मेरे को विटनेस बनाया वो केस में। बाद में वो केस सीबीआई के पास गया, तो सीबीआई ने भी विटनेस बनाया, फिर कोर्ट में मेरी गवाही हुई। तो वो इंटरव्यू आपका किधर हुआ था, छोटा राजन का जो आपने इंटरव्यू लिए? हाँ हाँ, तो वो किधर हुआ? वो टीवी के लिए हुआ था। हाँ। वो टीवी वो के ऐसा लिए हुआ spot- था, और बाद में फोन पे हुआ था वो। फोन पे। हाँ, वो फोन पे इंटरव्यू हुआ था। इसके पहले छोटा राजन ने कैमरे पे भी इंटरव्यू दिए थे 15 सितंबर 2000 को, जब उसके ऊपर बैंकॉक में अटैक हुआ था। उसके बाद उसने टीवी पर भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके बाद से वो कभी सामने नहीं आया, क्योंकि लगातार छोटा शक्ति के शूटर उसको ढूंढ रहे थे, तो वो सामने से कहीं नहीं आता था, वो फोन पर ही बात करता था। तो ये उसका फोन आया था मुझे, और फोन पर हमने इंटरव्यू किया था। तो छोटा राजन ने कभी दाऊद से बदला लेने की कोशिश की नहीं? किसी छोटा राजन का देखिए, हमारी एजेंसी जो है ये कहता है ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो चूंकि छोटा राजन दाऊद का दुश्मन था और दाऊद हमारे देश का दुश्मन है, तो इसके लिए हमारी एजेंसियों ने कोशिश की थी कि छोटा राजन का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके जो है दाऊद को खत्म किया जाए। तो इसके लिए 3 बार प्रयास भी हुए थे, और छोटा राजन की मदद से दाऊद के बहुत सारे लोगों को मारा गया। नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या करवाई जो है वो छोटा राजन के शूटरों की मदद से। दुबई में इंडिया क्लब में 2003 में शरद शेट्टी की हत्या हुई थी, वो भी करवाई थी छोटा राजन की मदद से। पाकिस्तान में भी 2 बार जो है अटैक हो चुका है दाऊद के ऊपर, वो बच गया। अच्छा, तीसरी बार भी अटैक करवाने का प्लान था हमारी एजेंसी का, लेकिन वो प्लान जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना आईबी में और मुंबई पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो अजीत डोवाल जो आज के एनएसए हैं, ये छोटा राजन के 2 शूटरों के साथ दिल्ली के 12 खंबा रोड पर मीटिंग कर रहे थे 2005 में, फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा। और इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ कि ये दोनों वांटेड भी थे मुंबई में कई क्राइम के मामले में। तो मुंबई पुलिस की टीम को पता चला कि ये लोग वहां पर मौजूद है, तो मुंबई पुलिस की टीम वहां पर जाके उन्होंने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, जबकि वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चल रही थी, दाऊद को मारने का प्लान चल रहा था, और फिर वो प्लान उधर ही फ्लॉप हो गया। तो वो प्लान फ्लॉप होने की कुछ वजह, वो फ्लॉप होने की वजह कुछ हमने अखबारों से, खबरों से ही सुना है कि मिर्जा दिलशाद बेग नेपाल के खासदार थे, उन्होंने ये प्लान लिख किया। नहीं, वो तो मर गया था ना उससे पहले, उसके वो तो बहुत पहले मर गया था उसके तो ये जो छोटा राजन के शूटर जो दाऊद को मारने के लिए गए, तो ये नेपाल होते हुए गए थे?
हाँ, नेपाल के रास्ते। हाँ। हाँ, तो वो छोटा जो दाऊद है, दाऊद के कौन से तो भी रिश्तेदार के उनका देहांत हो चुका था उस समय, और उनके कब्र पर वो फूल चढ़ाने के लिए जाने वाले थे, ऐसा मामला। दाऊद की बेटी का निधन हो गया था। दाऊद की 3 बेटियां थी और उसकी एक बेटी का निधन हो गया था, तो वो उसके घर के पास में एक कब्रिस्तान था, तो वहां पर दाऊद गया हुआ था और वहां उधर पर ही उसको फायरिंग मार, हुई थी। हाँ। वहां पर फायरिंग हुई थी जिसमें कि दाऊद बाल बाल बच गया था, और उसमें कुछ और लोगों को गोलियां भी लगी थी वहां पर, लेकिन दाऊद उसमें बच गया था। ये हुआ था ऐसा। तो ये सारे बीच में अगर दाऊद की कुछ खबरें भी आती है कि दाऊद अभी जिंदा नहीं, दाऊद मर गया है, छोटा राजन तो उसकी सजा काट रहा है, तो ये खबरों का क्या है सर? बोले तो मतलब कि दाऊद अभी जिंदा है? देखिए, बीते 15 सालों में या 20 सालों में दाऊद अब तक 6-7 बार मर चुका है और मर के जिंदा हो चुका है। इसमें ऐसा एक खेल ये है कि दाऊद है, ये कंफर्म बात है कि दाऊद पाकिस्तान में, कराची में था। आईएसआई ने उसको शेल्टर दे के रखा है, लेकिन पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, ये सब झूठ है, दाऊद दाऊद को हम जानते ही नहीं, हमारे पास आदमी है नहीं। तो पाकिस्तान का ऑन रिकॉर्ड स्टैंड यही है। अगर दाऊद के मरने की खबर आ जाएगी तो एक तरह से पाकिस्तान जो है दुनिया के सामने अपना पल्ला झाड़ लेगा भाई, कि ना हमारे पास तो है नहीं, और जो भी था वो बताया जा रहा है कि वो मर गया। तो ये भी है उस तरह से, क्योंकि क्या हुआ है कि 2001 के बाद में जब ये 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद से दुनिया भर की जो बड़ी ताकतें थी वो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने काफी मुहिम चलाई, और ऐसे में पाकिस्तान भी दबाव में आया कि उसके यहाँ पर जो आतंकी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर दिया। अब अगर ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जमीन पर दाऊद है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बेरसिंग की बात होगी, एम्बेरसमेंट की बात होगी। तो सर ये सारे बीच में अगर छोटा राजन को अपनी जो इंडियन पुलिस है या आईबी है, रॉ है, ये जो इस्तेमाल कर रही थी दाऊद को मारने के लिए, क्या तो दाऊद को मारने के लिए तो उन तक ये पहुंच क्यों नहीं पा रही? वही तो सवाल, पहुंच गई। मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 बार तो पहुंच गए हमारे, ये जो जो मिशन था, मिशन एलिमिनेट दाऊद या फिनिश दाऊद, लेकिन वो पहुंचने के बाद भी जो है ना वो वहां पर फेल हो गया है। और लगातार ऐसा है कि हमारी एजेंसियों की तरफ से लगातार एफर्ट्स जारी रहे। जो लास्ट एफर्ट जो जानकारी में है, पब्लिक नॉलेज में है कि ऐसा कुछ किया जा रहा था, वो 2005 में था, जब ये फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया था। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के गैंग ने नवंबर 2002 के बाद से मुंबई में अपने पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया है। बीते 23 साल से, 2002 के बाद से आप मान लो, मुंबई में डी कंपनी ने एक भी गोली नहीं चलाई है। वो किस लिए? 2003 में दाऊद का भाई इकबाल कास्कर यहाँ पर आ गया। इकबाल कास्कर के आने के बाद से डी कंपनी ने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है। हाँ, दाऊद के जो नाते रिश्तेदार हैं, उसके जो पुराने साथी हैं, वो डी कंपनी का नाम चलाते रहते हैं। तो अभी दाऊद का काम इधर दाऊद का उसने इतना पैसा कमा लिया है कि पाकिस्तान में, दुबई में और लंदन में उसके सारे वाइट के धंधे चलते हैं। अभी उसको यहाँ से 2 नंबर के काम की, उगाही की, जबरन उगाही की और बाकी के स्मगलिंग की और दूसरे कारोबार चलाने की जरूरत ही नहीं है। उसने इतना पैसा कमा लिया है वहां पे मुंबई में ऐसा। अब मुंबई में मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 22-23 साल से डी कंपनी का कोई भी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, उसके नाम को जिंदा रखा है मीडिया ने और राजनेताओं ने, और खुद उसके नाते रिश्तेदारों ने और उसके गैंग के पुराने सदस्यों ने। बाकी जो ओरिजिनल डी कंपनी थी वो खत्म है यहाँ से। और छोटा राजन गिरोह आज भी काम कर रहा है। छोटा राजन का गिरोह देखिए, छोटा राजन भी जो है वो गिरोह ठंडा पड़ चुका है। छोटा राजन खुद तिहाड़ जेल में है। उसके ज्यादातर शूटर जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। अगर जमानत पर भी बाहर आते हैं तो उनकी उतनी एक्टिविटी है नहीं। अभी एक नाम आया है डीके राव, जो छोटा राजन के साथ काम करता था। अभी 2-3 दिन पहले जो है उसको अरेस्ट किया गया एक्सटॉर्शन के मामले में। लेकिन छोटा राजन भी पहले, जो छोटा राजन गैंग की तरफ से जो लास्ट बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया मुंबई में, वो था 2011 में पत्रकार जेडे का मर्डर। वो मर्डर के बाद में छोटा राजन गैंग की ओर से कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है मुंबई शहर में। तो सर आपने पत्रकार जेडे, आपके अच्छे दोस्त थे, मैंने ऐसा सुना है, वो जेडे ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक किताब ही लिखी, जो उनका 2 किताब लिखी। हाँ 2 किताब लिखी थी।
तो उनके हत्या करने का रीजन क्या था, मकसद क्या था? देखिए, उनकी हत्या करने का रीजन जो ऑन रिकॉर्ड है, जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा है और जिस बिना पर जो है छोटा राजन को सजा हुई, वो ये है कि जेडे एक किताब लिख रहे थे छोटा राजन के ऊपर, और उस किताब का टाइटल था चिंदी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। अब ये जो चिंदी शब्द है ना, ये अंडरवर्ल्ड में बहुत बुरी गाली माना जाता है। माँ की गाली से भी ज्यादा इसको समझा जाता है। किसी को आपने चिंदी डॉन बोल दिया है, चिंदी बोल दिया, ये बहुत बुरा माना जाता है। अब छोटा राजन को ऐसा लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती वाली बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि डॉन से लोग कब डरेंगे, कब उसको पैसा देंगे, कब उसके गैंग का रुतबा होगा, जब लोग उसकी ऐसी इमेज हो, लोग उसको पावरफुल समझे, उसको ताकतवर समझे, उसको खतरनाक समझे। लेकिन अगर कोई चिंदी बोलेगा तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको। सर तो ऐसा ही, मतलब एक कारण ये है। दूसरा कि छोटा राजन ने पत्रकारों को कुछ को बोला फोन करके कि भाई किसी ने मेरे कान भरे थे, मेरे को जेडे के खिलाफ भड़काया था, और किसी ने ऐसा बोल दिया था कि जेडे जो है अभी वो डी कंपनी से मिल गए हैं, और जेडे फिलीपींस बुला रहे थे छोटा राजन को मिलने के लिए, वो खुद भी जा रहे थे। तो छोटा राजन को कहीं ऐसा शक हुआ होगा कि कहीं मुझे बुलाकर डी कंपनी को टिप तो नहीं दे देंगे और मुझे मरवा तो नहीं देंगे। तो ये शक की बिना पे था। बाद में उन्होंने मेरे से फोन पर ये कबूल भी किया कि वो मेरी गलती थी, मेरे किसी ने कान भरे थे, जेडे अच्छा आदमी था, ये सारा भी उन्होंने बोला था। तो सर आप उस केस में, उस वारदात में आप अहम गवाह थे, जेडे हत्याकांड में। तो कोर्ट में जो पैरवी हुई उस टाइम आपका स्टेटमेंट क्या था? नहीं, उसमें मैंने बताया कि देखिए, जेडे की हत्या के बाद में एक खुद को छोटा राजन बताने वाले शख्स ने मुझे फोन किया, और बातचीत में उसने इस तरह से बताया कि किसी ने मेरे कान भरे थे, और जेडे जो है वो इकबाल मिर्ची से मिलकर आया था, फिर मुझे बुला रहा था, और इसकी वजह से फिर मैंने उसको मरवा दिया। ये तमाम बातें उसने कही थी मुझ पर। तो ये सारी बातें मैंने कोर्ट में बताई थी। तो उस मामले में क्या फैसला है? उस मामले में जेडे को उम्र कैद की सजा लगी, और उस मामले में छोटा राजन को उम्र कैद की सजा लगी, और छोटा राजन जो है तिहाड़ जेल में है। तो सर जेडे की जिस टाइम हत्या हुई उस टाइम आप उधर ही थे क्या? नहीं, तो आप उस केस में आई विटनेस कैसे बोले? नहीं, मैं आई विटनेस नहीं था, मैं विटनेस था। आई विटनेस और विटनेस में फर्क है। मैं इस केस का विटनेस था, आई विटनेस नहीं था। जिस दिन जेडे की हत्या हुई, जेडे की हत्या हुई शनिवार के दिन, वो तारीख थी 11 जून 2011। उसके 2 दिन पहले मेरी जेडे से बात हुई थी। शनिवार, गुरुवार के दिन मेरी जेडे से बात हुई थी शाम को। और उस बातचीत में जेडे ने मेरे को बोला था कि मेरे पास एक ऐसा फोटो है जिसमें छोटा राजन और दाऊद का भाई इकबाल कसकर ऐसे साथ में खड़े, एकदम फ्रेंडली तरीके से। कोई पुराना फोटो है। तो मैंने कहा मेरे को दे दो, मैं मेरे चैनल पे दिखाऊंगा, उसकी कोई स्टोरी हम लोग बनाएंगे। तो उसने बोला संडे के दिन मेरे घर पे आना, अपन साथ में चाय पियेंगे, खाटूपर वाले घर पे आना, और फिर मैं वहां पे फोटो देता हूँ तुमको। अब संडे के दिन वही टाइम पे तो मैं उनकी अर्थी को कंधा दे रहा था। सैटरडे को तो मर्डर हो गया। जो टाइम पे मुझे मिलके चाय पीना था साथ में और उनसे फोटो लेनी थी, वो टाइम पे तो उनको मैं लेके शमशान जा रहा था। तो ये पूरी तरह से, ये जो अंडरवर्ल्ड, आप आपके हिसाब से डी कंपनी पूरी खत्म हो, तो इनके जो रिश्तेदार है वही डी कंपनी का नाम जिंदा है। वैसा ही छोटा राजन सी कंपनी ने भी अपना काम बंद किया है। हाँ, खत्म ही है। मतलब देखिए, मुंबई के लगभग सभी जो अंडरवर्ल्ड के 90 के गैंग थे, वो सभी एकदम डाउन हो गए। और छोटा ठीक है, राजन के मेहमान रिश्तेदार वो भी ये चलाते के सब उस दाऊद के नाम का इस्तेमाल करते हैं लोग। दाऊद के नाम से डरते हैं, अभी भी लोग डरते हैं, क्योंकि जो डर पैदा हुआ था उस वक्त में, जो खौफ है आज भी लोगों के दिमाग में है। तो लोग दाऊद के नाम से डरते हैं, और उसी डर को लोग इनकैश करते हैं, उसके नाते रिश्तेदार, ये पुराने शूटर। बाकी देखो, जितने बड़े गैंग थे मुंबई के, दाऊद इब्राहिम ने अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया, छोटा राजन तिहाड़ जेल में, अरुण गवली जेल में, अबू सलीम जेल में, अश्विन नायक ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया, अभी वो बिल्डर बन गया। जो इसके बाद सेकंड लेवल के जो गैंगस्टर थे, रवि पुजारी, बंटी पांडे, संतोष शेट्टी, ये सब भी आगे। संतोष शेट्टी तो बाहर है, लेकिन रवि पुजारी और बंटी पांडे जेल में। अभी नया नाम एक सुर्खियों में आ रहा है एक 5 साल से, द्वारेश बिश्नोई।
लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा है कि वो नॉर्थ इंडिया का गैंगस्टर है जो कि ऑपरेट करता है दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और जम्मू में। वहां पर उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। मुंबई में उसके खिलाफ दो बड़े केसेस हैं, एक सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का और दूसरा बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने का। वो भी उसके भाई के ऊपर आरोप है, मतलब अनमोल बिश्नोई जो बिश्नोई गैंग पे। अब इससे ऐसा समझा जा रहा है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे बड़े गैंगस्टर जेल के पीछे चले गए और इनके जो फुट सोल्जर्स थे इनको या तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला या फिर ये मौका कानून के तहत अंदर हो गए। तो जो वैक्यूम था मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसको भरने की कोशिश कर रहा है बिश्नोई गैंग की, यहाँ पर अब कोई है नहीं, मैदान अपना खाली है। तो ये भी चर्चा हो रही है। तो कुछ फिल्म सितारे जो थे उनको अक्सर फोन पे धमकियां आती थी, मैसेज आते थे, कॉल आते थे। वो ऐसे कौन से सितारे थे कि जिनको कुछ अलग अलग गैंग से धमकियां सुर्खियां आती थी? अभी या पहले? अभी और पहले? अब तो ऐसे कोई गैंग की नहीं आती है। बिश्नोई गैंग का भी हमको लगा था कि वो सलमान पे फायरिंग के बाद या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में वो कॉल्स वगैरह करवाएगा, लेकिन ऐसी जानकारी तो नहीं है। अगर हो सकता है अगर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आए भी हो तो अब तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुए। पहले तो बहुत आते थे, पहले तो सभी को आए। राकेश रोशन को कॉल आया था, लॉरेंस डिसूजा को कॉल आया था, अजीत दीवानी का तो मर्डर हो गया क्योंकि मनीषा कोइराला का सेक्रेटरी था, और मुकेश दुग्गल की हत्या हुई थी, राजीव राय उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, सुभाष घई के ऊपर अटैक हुआ था। तो 90 के दौर में तो अंडरवर्ल्ड हावी होता था बॉलीवुड के ऊपर, बहुत सारी वारदातें हुई थी ऐसे। वो हावी होने का उनका मकसद यानी कि रीजन क्या था कि वो बॉलीवुड में इनकी एंट्री, बोले तो किस सितारे से या पहला शख्स कौन था कि जिसको अंडरवर्ल्ड की पहली धमकी मिली कि जो फिल्म सितारा? नहीं, ऐसा पहला शख्स कौन था ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ऐसा मामला कुछ ऐसा दर्ज हुआ था जो सबने पहले ये फिल्म सितारे है कि उनको देखिए, ऐसा है कि ये फिल्मी सितारों ने ही जो है ना अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड में एंट्री दी। हुआ ये कि दाऊद जो है ना पहले सिर्फ एक डॉन माना जाता था, पहले वो आतंकवादी तो 93 के बाद में माना जाने लगा। तब ये जो बॉलीवुड की हस्तियां थी ये बड़ा जो है ना ये गर्व महसूस करती थी। एक रुतबे की बात होती है कि दुबई में जाना, दाऊद के साथ उठना बैठना, खाना पीना, उनकी पार्टियों में शामिल होना। दाऊद भी अच्छी खातिरदारी करता था, जब वहां से आते थे तो सबको सोने का बिस्किट गिफ्ट में देता था और भी बहुत सारे गिफ्ट देता था। यहाँ पर भी बड़े बड़े टीवी स्क्रीन वगैरह भिजवाता था, वीसीआर भिजवाता था, सबको खुश रखता था। और दाऊद के साथ में उठना बैठना एक शान की बात मानी जाती थी, अंडरवर्ल्ड के लिए कुछ इसमें गलत नहीं मानते थे ये लोग। अब उसमें हुआ ये कि उस वक्त में फिल्मों को फाइनेंस करने का कोई फॉर्मल चैनल नहीं होता था। अगर किसी को पिक्चर बनानी है तो कोई बैंक से लोन वोन या किसी कॉर्पोरेट से लोन नहीं मिलता था। आदमी को जो है ना कोई इनफॉर्मल चैनल से ही पैसे लेने पड़ते थे। तो अंडरवर्ल्ड को लगा कि वो जो पैसा जबरन उगाही करके पाते हैं, हासिल करते हैं, उससे और कमाई करने का एक तरीका है कि उसको फिल्मों में इन्वेस्ट कर दिया जाए, उससे ब्लैक मनी वाइड भी हो जाएगा और फिल्मों के राइट्स वगैरह भी लेते थे। तो इस तरह से एक तरफ बॉलीवुड को प्रोड्यूसर्स को पैसे की जरूरत थी और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के पास में पैसा था जिसको कि वो इन्वेस्ट करना चाहते थे और उसको वाइड करना चाहते थे। तो इस तरह से इनकी एंट्री हुई। फिर इसमें और लोग भी आ गए, इनको लगा कि भाई ये बॉलीवुड के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो हमको भी इसमें हिस्सा चाहिए। और फिर अगर कोई एक प्रोड्यूसर एक गैंग को पैसा देता था तो दूसरे गैंग वाले उससे मांगते थे, ये सारा भी चलता था। अब उसमें कुछ ये गैंग वार छेड़ने के बाद में कुछ इनकाउंटर हुए और कुछ इनकाउंटर में ये गैंग वार से दोनों तरफ से बातें हो गई कि वो हमारे गिरोह के लोग मुंबई पुलिस ज्यादा मारे या ये कंपनी को मारी, ऐसी कंपनी को मारी। कुछ पुलिस कर्मचारी इनसे मिले हुए थे? नहीं, देखिए ऐसा था कि मुंबई में जब इतने सारे शूटआउट्स हो गए और गैंग वॉर इतना बढ़ गया और कई सारे लोगों की हत्याएं होने लग गई, कारोबारियों की, बिल्डरों की, फिल्मकारों की, मिल मालिकों की, तो उसके बाद पुलिस ने एक सख्त नीति अपनाई और पुलिस ने एक अघोषित नीति अपनाई एनकाउंटर्स की कि गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ के ठोको, उनको मारो। अब कई सारे इसके लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पैदा हो गए एक नस्ल के, जिनकी अपनी टीम होती थी, अपना इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क होता था और उस नेटवर्क के जरिए वो गैंगस्टर को ढूंढते थे और उनको मारते थे। अब हर
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने स्पेशलाइज कर लिया था कि जैसे सालस्कर है तो सालस्कर अरुण गौली के और अमर नायक के लोगों को मारेगा। आंग्रे था तो आंग्रे मंचेकर गैंग के लोगों को मार रहे थे। प्रदीप शर्मा थे तो प्रदीप शर्मा पहले जो है दाऊद के लोगों को मारते थे, बाद में छोटा राजन के लोगों को मारने लग गए। तो इस तरह से जो है ना हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी को एक गैंग रहता था और मुंबई पुलिस ने हर गैंग की टॉप 10 शूटरों की लिस्ट बनाई थी कि ये गैंग का ये टॉप 10 है, ये गैंग का ये टॉप 10 शूटर है, ये गैंग का, और जो जैसे मिलता था उसको खत्म करते थे। आपने आपने सामना में भी लिखा है गड़े मुर्दों में गोविंदा को किससे डर, उस बात का खुलासा लिखा है आपने, आप बता दीजिए। नहीं, क्या था कि गोविंदा जो है वो किसी वक्त में दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में जब वो गया था तो उसकी तस्वीरें काफी चर्चित हुई थी और दाऊद के साथ उसका उठना बैठना काफी जो है चर्चा का विषय था। अब गोविंदा जब सांसद बन गया तो उस वक्त में कुछ थ्रेट्स आए थे उसको और उसको लगा कि दाऊद का दुश्मन तो छोटा राजा ने, कहीं वो अपने को कुछ नुकसान ना पहुंचा, तो डरा हुआ था। तो एक बार मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए गया था गोविंदा के घर पर, जब वो खासदार हुआ करता था उस टाइम पर। तो जब इंटरव्यू शुरू करता था तो यहाँ वहां देखने लग जाता था, फिर डर जाता था, बोलता था यहाँ नहीं वहां करते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते थे, वहां पर मैं इंटरव्यू शुरू करूं तो अचानक में कट कर दे, बोले नहीं यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, यहाँ नहीं वहां करते हैं। फिर तीसरी जगह जाता था, उसकी बिल्डिंग के इर्द गिर्द ही, फिर वहां जाके इंटरव्यू करते थे तो वहां पर भी वो डर जाए कि कोई अगर पब्लिक जाके ऐसे देख रही है तो बोलता था अरे ये लोग खतरनाक लोग लग रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। तो इंटरव्यू तो बेसिकली वो उसकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो गई थी कि उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है और उसको कोई मार सकता है, तो इसकी वजह से गोविंदा बहुत डरा हुआ था। और सर अब ये गैंगवार का होने के चक्कर में अभी जो इधर साकरा का जो ब्लास्ट, आपने उसकी पूरी रिपोर्टिंग 48 घंटे की, वो अजमल कसाब की एंट्री इधर ताज और ओबराय होटल में ये किस तरह से आया और कब ये वारदात? अजमल कसाब ताज और ओबराय में नहीं गया, अजमल कसाब सीएसटी पे गया। अभी हम लोग जहाँ पर है ना, यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसी रोड पे आगे सीएसटी है, वहां पे जाके उसने अपना शुरू किया था। वो आया था यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बधवार पार्क नाम की एक जगह मच्छीमार लोगों की बस्ती है। तो मच्छीमार लोगों की बस्ती से वो लोग आए थे, एक जेमिनाई बोट जो रबर की, जिसमें हवा भर के जो बोट को फुला के बनाते हैं, उस बोट में ये 10 लोग आए थे और वहां पर उतरे थे बधवार पार्क पे सामने मच्छीमार कॉलोनी। वहां पर एक आदमी भी था, मछुआरा था वहां का, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तांबोरे करके ऐसे कुछ जिसका नाम था। तो उसने उनको देखा भी था। वहां से क्या हुआ है, सब 2-2 के ग्रुप में बट गए। अजमल कसाब और इस्माइल वो लोग आ गए सीएसटी पे, 2 लोग ओबेराय होटल चले गए, 2 लोग ताज होटल में चले गए और 2 लोग जो है उन्होंने लियोपोल्ड कैफे पे फायरिंग करी पहले, और लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग करने के बाद में वो ताज होटल में घुस गए। तो ताज होटल में 4 लोग हो गए, ओबेराय में 2 और 2 इधर यहाँ पर अजमल कसाब और इस्माइल, और 2 लोग घुस गए नरीमन हाउस। ऐसे कुल मिलाकर 10 लोग, कुल मिला के 10 लोग थे। तो ये जो पूरी वारदात हुई 26/11, तो ये कितने घंटे और कैसे कैसे पुलिस ने जो ये ऑपरेशन? पूरा 59 घंटे तक चली, क्योंकि जो सबसे पहले फायरिंग की वारदात 2 जगह पे हुई, लियोपोल्ड कैफे में और यहाँ पर सीएसटी स्टेशन पे, और फिर नरीमन हाउस में शुरू हो गया, ओबराय में शुरू हो गया, ताज होटल में फायरिंग शुरू हुई और पूरा 59 घंटे तक चला। सबसे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे वो लोकल पुलिस थी, कुलाबा पुलिस स्टेशन और डीसीपी जोन 1। उसके बाद में मरीन कमांडोज को बुलाया गया, नेवी के जो कमांडोज थे वो बुलाए गए, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं। उसके बाद में जो थर्ड रिस्पॉन्डर थे वो एनएसजी कमांडोज थे, दिल्ली से जो आए थे, मनेसर से, दिल्ली के पास हरियाणा से वो आए। फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और फ्राइडे तक उन्होंने ओबेराय का ऑपरेशन और नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म किया, मतलब 28 नवंबर तक, और 29 नवंबर को उन्होंने सुबह सुबह ये ताज का ऑपरेशन किया था, जब लास्ट टेररिस्ट को उन्होंने मारा था। तो अजमल की कस्टडी मिलने के बाद उसने ऐसा कुछ बताया इधर
ये पाकिस्तान से आया हो। अजमल ने पूरी रात, उसी रात को पूरी कहानी बता दी। अजमल कसाब को गिरगांव चौपाटी पर एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर में जो उसका साथी था इस्माइल, उसको पुलिस ने मार दिया और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, उसके हाथ में गोली भी लगी थी। और फिर उसी रात को जब उसको हॉस्पिटल ले गए थे तो एक एसीपी थे, उन एसीपी तानाजी नाम था उनका, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था पूरा, तानाजी घाड़गे नाम था उनका। तो उन्होंने पूरा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जिसमें अजमल कसाब ने अपनी पूरी कहानी बताई थी कि कैसे पाकिस्तान के किस गांव से था, कैसे उसको रिक्रूट किया लश्कर ए तैयबा ने, कहाँ पर कराची के पास कंट्रोल रूम बनाकर उनको ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे वो लोग समंदर से पहले जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का समुद्री बॉर्डर है वहां तक पहुंचे थे, फिर वहां से कैसे उन्होंने एक गुजरात की पोरबंदर की एक कुबेर नाम की बोट थी, उसको उन्होंने हाईजैक किया था और उसमें बोट में 5 मछुआरे थे इंडिया के, 4 को उधर ही मार के पानी में डाल दिया था। जो 5वां था उसका नाम था अमर सिंह सोलंकी, उसको मुंबई के पास तक लेकर आए, फिर मुंबई के पास में उसका गला काट के वहीं पे इंजन रूम में छोड़ दिया और फिर वो लोग वहां से छोटी जो यमुनाई बोट थी उसमें सब लोग आए और वहां से फिर उन्होंने यहाँ तक का सफर पूरा किया। सर वो पूरी कहानी उसमें इनके पास ग्रेनेड, जो वेपन थी AK-47, ये 10 लोग मुंबई में इंटर, इसकी खबर किसी को? वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी समुद्री सुरक्षा में इन्होंने सेंध लगा दी, क्योंकि देखिए 3 लेवल्स की समुद्री सुरक्षा होती है हमारे देश की। सबसे आउटर जो लेयर होता है वो नेवी के पास होता है, उसके बाद इंटरनल जो लेयर होता है वो कोस्ट गार्ड के पास होता है, और जो समुद्री किनारे का लेयर होता है वो मुंबई पुलिस के पास होता है। लेकिन ये तीनों लेयर्स को भेद कर ये लोग आए थे हमारे पास में, जो बहुत ही चिंता की बात थी। तो सर अभी मुंबई के अंदर कौन सी ही गैंग एक्टिवेटनेस नहीं क्या? मुंबई की स्थानीय कोई गैंग एक्टिव नहीं है। अभी जो वारदातें हुई जो 1-2, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हुई, जो कि नॉर्थ का है, और ये कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर हो सकता है अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल कोई वैसा जो 90 के दशक में जो अंडरवर्ल्ड जैसे सक्रिय था वैसा कोई गैंग यहाँ पर सक्रिय नहीं है। अरुण गौली गैंग का एक खत्म है, अरुण गौली गैंग खत्म है। अरुण गौली उम्र कैद काट रहा है जेल में, उसके सारे शूटर या तो मार डाले गए या फिर जेल में है, उसका खत्म है सब मामला। अश्विन नायक गैंग भी खत्म है, अबू सलीम भी खत्म है, छोटा राजन भी खुद जेल में है, उसके शूटर ज्यादातर वो भी मार डाले गए या फिर जेल में है। तो पीछे एक एयरपोर्ट पे वारदात हुई थी कि सलीम फ्रूट वाला को कुछ पैसों के साथ मुंबई पुलिस ने पकड़ा था, वो मामला था, उसके साथ 3 लोग हो। वो मामला मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो ऐसा हुआ था कुछ, मेरे को याद नहीं हो। तो अब दाऊद, और मैंने बोला ना आपको कि दाऊद और छोटा शकील के जो नाते रिश्तेदार हैं वो उनके साथ कुछ भी वारदात होती है तो डी कंपनी के बारे में चर्चा होने लग जाती है, जो है ना, कि डी कंपनी ने किया। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे वो लोग जो करते हैं। मुझे कोई मतलब याद नहीं है ऐसी कोई बड़ी वारदात हुई थी। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था मेरे को याद, लेकिन वो पूरा केस याद नहीं आ रहा है।